Good afternoon, friends. Welcome to the online e-learning platform provided by Premier Institute Mizag Academy. Mizag Academy, an institute of prominence known for excellence in training for competitive exams. Competitive exams like Shikshak, Teachers Grade, Delhi Police, Defense Services, that is Army Clerk, Navy SSR, Air Force XY Group, NDA, National Defense Academy, and Combined Defense Services, CDS, Bank Probationary Officers, Bank PO, SSC, and last but not the least, Civil Services. So if you dream big, if you have a dream in your mind, मिज़ाग एकेडमी इज़ द प्लेस जहां आपके सपने साकार होंगे, जहां आपके सपनों को एक उड़ान मिलेगी. सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन दिस इंग्लिश क्लास विथ व्हाट इज नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. शब्दों के समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ये क्या है, आज हम क्लास में समझेंगे. सो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, पहले हम ये समझेंगे व्हाट इज इट. व्हाट इज इट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉलोड बाय व्हाई इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन यूसेज. एक शब्दों को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं शब्दों के समूह के लिए, उसको समझेंगे. और अंत में हम कुछ कॉमन वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो ज़्यादातर लोग इम्तिहान में भी, टेस्ट में भी पूछते हैं और आपको दैनिक लेखनी में इस्तेमाल करना चाहिए. तो अब पहले हम समझते हैं व्हाट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अगर हम देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज़ अ एक्ट ऑफ प्रोसेस. ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है, एक्ट ऑफ प्रोसेस. एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिप्लेसिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. शब्दों के समूह के जगह हम कुछ और लेते हैं, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं. शब्दों के समूह के लिए कुछ और हम रख देते हैं, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं. एंड रिप्लेसिंग बाय इक्वल मीनिंग, जिससे रिप्लेस कर रहे हैं वो ऐसे का ऐसा अर्थ में होना चाहिए. रिप्लेस बाय इक्वल मीनिंग यानी जो अर्थ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो बराबर उतना ही होना चाहिए, अर्थ का निरर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ एकदम वही इक्वल मीनिंग का होना चाहिए. और वो सिंगल एंटाइटी ऑफ वर्ड हो, मतलब वो एक शब्द ही हो, सिंगल एंटाइटी ऑफ वर्ड हो, मतलब हम शब्दों को समूह के लिए एक सिंगल एंटाइटी, एक वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे. तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्ट ऑफ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं, रिप्लेस करते हैं. किसको करते हैं, शब्दों के समूह को. किससे करते हैं, सिंगल एंटाइटी ऑफ वर्ड. ये दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमको समझना चाहिए कि इसके कुछ उद्देश्य है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ कारण है जिसके कारण हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. तो अब हम समझेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या कारण है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं. तो अब हम अगला ये समझेंगे कि क्या होता है. पहला है, ये ब्रेविटी देता है या कंसाइसनेस देता है. ये ब्रेविटी देता है और कंसाइसनेस देता है, मतलब कोई चीज़ को अगर हमको संक्षेप में कहना है, कोई चीज़ को हमको संक्षेप में कहना है, उसको ब्रेविटी कहते हैं. तो अगर हम शब्दों के समूह को कहते हैं तो हम प्रिसाइस नहीं है, कंसाइस नहीं है, ब्रेविटी नहीं है. तो अगर हम को कोई चीज़ कंसाइस कहना है, प्रिसाइस कहना है, सटीक रूप से कहना है, शब्दों के जाल में नहीं फंसना है, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं. तो पहला कारण है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना कि वो वी वांट प्रिसाइसनेस इन राइटिंग, सटीक चाहते हैं. हम चाहते हैं ब्रेविटी हो, कंसाइस हो, शॉर्ट में कहें, एक शब्द में कहें. ब्रेविटी हो, कंसाइस हो, शॉर्ट में कहें, एक शब्द में कहें. हम चाहते हैं कि हमारा मीनिंग
गेट अक्रॉस होना चाहिए, जो हम कह रहे हैं वो स्पष्ट रूप से वक्ता को जाना चाहिए। अगर मैं शब्दों के समूह को कहता हूं तो हो सकता है कि कोई एक शब्द वो नहीं सुन पाए। अगर मैं शब्दों का समूह को इस्तेमाल करता हूं तो हो सकता है कि व्यक्ति को कोई शब्द समझ में नहीं आए। लेकिन अगर मैं एक शब्द कहता हूं तो अगर उसको अर्थ पता है उस एक शब्द का, तो उसको शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। अगर उसको एक शब्द कहा जाता है और उसको अगर उस एक शब्द का अर्थ आता है तो वो शब्दों के मायाजाल में नहीं फंसता, उसको सीधा अर्थ मिल जाता है। ही गेट्स द मीनिंग अक्रॉस। तो मैंने कहा दोस्तों कैलीग्राफी, तो जो समझता है कैलीग्राफी का अर्थ, जो वन वर्ड कैलीग्राफी का अर्थ समझता है, जो एक शब्द कैलीग्राफी का अर्थ समझता है, वो जानता है इट इज आर्ट ऑफ फाइन एंड ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। अच्छी सुंदर लेखनी, आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। तो जो एक शब्द समझता है कैलीग्राफी, उसको शब्दों के जाल में नहीं फंसना है। वो जानता है कि कैलीग्राफी क्या है, आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लेखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि एक शब्द कैलीग्राफी का अर्थ है एक कला जिसमें सुंदर लेखनी होती है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो शब्दों के जाल में मत फंसो दोस्तों, एक शब्द इस्तेमाल करो, और कैलीग्राफी इस्तेमाल किया तो सब कुछ अर्थ स्पष्ट है। हमको क्लियर, कंसाइज, ब्रेविटी के साथ स्पष्ट अर्थ मिल रहा है कि अगर कैलीग्राफी इस्तेमाल किया है तो इट इज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये एक लेखनी की सुंदर कला है, ये लेखनी की सुंदर कला है। ये लिखने में अगर हम सुंदरता ले आते हैं, राइटिंग को ब्यूटीफाई कर देते हैं, तो उसको कैलीग्राफी कहते हैं। तो अब हमने समझा कि कैलीग्राफी को, एक शब्द को अर्थ समझा और समझा कि ये वन वर्ड है, और इसने सब्स्टिट्यूट किया शब्दों के समूह, जिसकी जगह ली है, जिसको रिप्लेस किया है, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब हम कुछ मुख्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले वन वर्ड्स करेंगे और उनका देखेंगे कि शब्दों का समूह किसके लिए वो कहे जाते हैं, किन शब्दों के लिए, समूह के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हम दोस्तों आरंभ करते हैं कुछ ऐसे शब्दों से। पहला है, अगर मैं देखूं, पहला जो शब्द है वो है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का क्या अर्थ है? अगर आप अपना उधार लिया जो है, आपने जो उधार लिया है उसको चुकाने में सक्षम नहीं है। अगर आप कोई बैंक से कर्ज ले लेते हैं, उधार लेते हैं और उसको चुकाने में सक्षम नहीं है, मतलब आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, आपकी जो वाणिज्यिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और आप अपने जो ऋण है उसको चुका नहीं पा रहे हैं, उसका ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है, हम कहते हैं बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, अनेबल का मतलब नहीं दे पाना। क्या नहीं दे पाना? डेट यानी कर्ज। बीइंग अनेबल मतलब नहीं दे पाना। क्या नहीं दे पाना? डेट यानी कर्ज। तो अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, बैंक से लेता है, कोई मित्र से लेता है, और वो अपना कर्ज का ब्याज और मूल रकम देने में सक्षम नहीं होता है, ही इज अनेबल टू पे हिज डेट, वो अपना उधार जो लिया है उसको चुकता करने में सक्षम नहीं है। तो हमने इतने सारे शब्द इस्तेमाल किए, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। इतने शब्दों के जाल में फंसेंगे नहीं हम बात को कंसाइज कहेंगे, प्रिसाइज कहेंगे, और वो वन वर्ड है इंसॉल्वेंट। वो वन वर्ड है इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज द वन वर्ड विच मीन्स बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। हिंदी में दिवालिया हो गया है, हिंदी में दिवालिया हो गया है।
हिंदी में दिवालिया हो गया। आगे चलते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। अगर आप कोई प्रिंटेड बुक छापते हैं, अगर कोई आप किताब छापते हैं, अगर आप कोई प्रिंट करते हैं किताब या बुक को, तो उसमें कोई त्रुटि आ जाती है, कोई उसमें आपको एरर आ जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? सुधार करना पड़ता है। अगर आप कोई किताब को प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग में कोई एरर आ जाता है, कोई एरर आ जाता है मतलब कोई त्रुटि रह जाती है, तो आपको उस एरर को साफ करना पड़ता है, उस त्रुटि को हटाना पड़ता है, उस त्रुटि को करेक्ट करना पड़ता है। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। प्रिंटेड बुक में कोई त्रुटि है, प्रिंटेड बुक में कोई एरर है, उसका सुधार करना है, तो हम इसको कहते हैं थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। तो अगर मेरे को कहना है थिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, हिंदी में कहूँगा अगर शुद्धिकर पत्र, और इंग्लिश में कहूँगा कॉरिगेंडम, इंग्लिश में कहूँगा कॉरिगेंडम। तो हमने इस प्रकार से समझा कि अगर हमको कोई करेक्शन करना है प्रिंटेड बुक में, तो उसको कहते हैं हम हिंदी में शुद्धिकर पत्र और अंग्रेजी में कॉरिगेंडम। तो ये कॉरिगेंडम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इफ यू वांट समथिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। आगे चलते हैं। यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। अगर आप अपनी लेखनी में माइल्ड वर्ड्स को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वर्ड्स यूज टू टेल द ट्रुथ, यानी कि आप अपनी बात को कोमल वचन में बोलते हैं, आप अपनी बात को कोमल वचन में बोलते हैं, आप अपनी बात को माइल्ड वर्ड्स में यूज करके बोलते हैं, आप अपनी बात को सत्य बोलने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो कठोर हो सकता है, वो दूसरे को थोड़ा हर्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं? माइल्ड वर्ड्स को यूज करते हैं अपनी भाषा लेखनी में। और क्या नहीं करते, हम सत्य बोलने की कोशिश नहीं करते, जो कभी कभी हार्श हो जाता है, जिससे व्यक्ति दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो अगर मेरे को शब्दों का समूह कहना है यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ, हिंदी में कोमल वचन, तो इसके लिए वन वर्ड यूज करूंगा यूफेमिज्म। Euphemism is a one word which replaces a group of words, that is use of mild words in place of words required to be told by truth. Komal vachan. Spelling of the word is euphemism. So euphemism. euphemism, euphemism हिंदी में कोमल वचन, यूज ऑफ माइल्ड वर्ड्स इन प्लेस ऑफ वर्ड्स रिक्वायर्ड बाय ट्रुथ। आगे चलते हैं। अगर आपको थकान है, आप कार्य में बहुत व्यस्त रहे, अगर आप कार्य में बहुत व्यस्त रहे, आप थक गए हैं, तो आपको थोड़ी नींद की आवश्यकता है। अगर आप अपने कार्य में बहुत संलग्न थे, आप कार्य में दिन रात काम करते थे, तो आपको निद्रा यानी रेस्ट की आवश्यकता है। तो इफ देयर इज अ वांट ऑफ स्लीप, वांट ऑफ स्लीप को हिंदी में कहते हैं अनिद्रा, यानी आपको आवश्यकता है कि थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा सोएं। तो अगर मेरे को कहना है अ पर्सन इज डेफिशिएंट ऑफ स्लीप, a person requires rest, he has want of sleep, तो want of sleep हिंदी में अनिद्रा, इसके लिए वन वर्ड है insomnia. Insomnia is one word, spelling is insomnia. So insomnia is one word which is used for want of sleep, हिंदी में अनिद्रा। आगे चलते, अगर हम कोई चीज को
वर्ड बाय वर्ड बोलते हैं। अगर हम कोई चीज को वर्ड बाय वर्ड रिपीट करते हैं, यानी कंठस्थ बोल देते हैं, जैसे कई लोग हनुमान चालीसा को कंठस्थ बोल लेते हैं वर्ड बाय वर्ड, उनको कंठस्थ याद है। अगर आप कोई चीज को कंठस्थ याद कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर सकते हैं, आप उसको शाब्दिक, इसको हिंदी में कहते हैं शाब्दिक, मतलब वर्ड फॉर वर्ड आप हनुमान चालीसा बोल लेते हैं, आपको हर शब्द याद है, शाब्दिक है आपका जो प्रयास है। तो इसके लिए वन वर्ड है वर्बाटिम। वर्बाटिम इज अ वन वर्ड विच मीन्स दैट यू नो एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड, शब्द बाय शब्द हूबहू आपको कोई चीज याद है, तो हम कहते हैं वर्बाटिम। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज VRBATIM। सो व्हेन वी स्पीक वर्ड फॉर वर्ड, यानी हिंदी में शाब्दिक, तो उसका वन वर्ड है वर्बाटिम। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो बात कहते हैं, लेखनी होती है, उसमें हम शब्दों के जाल में नहीं फंसते हैं, हम बात को बहुत ही सटीक रूप में कह देते हैं, स्पष्ट कह देते हैं, कंसाइज कह देते हैं, प्रिसाइज कह देते हैं, बात को कुछ शब्द में नहीं एक शब्द में कह देते हैं, और ये ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिससे ब्रेविटी या कंसाइसनेस एंश्योर होती है। और दूसरा, द मैसेज इज पुट अक्रॉस, द मीनिंग इज पुट अक्रॉस, कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती, कोई अस्पष्टता नहीं रहती, सब कुछ सटीक रूप से रीडर को मिल जाता है। तो ये दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे हैं, आगे चलते हैं। एन एडमायरर ऑफ आर्ट, एन एडमायरर ऑफ आर्ट, जैसे कोई व्यक्ति है, वो अच्छी सुंदर पेंटिंग की, उसको पता है कि इस पेंटिंग की क्या वैल्यू है। कोई व्यक्ति ऐसी सुंदर पेंटिंग की अगर वो जानता है कि इसकी कितनी कीमत है, वो उसकी जो है एडमायरर है, मतलब प्रशंसक है, उस पेंटिंग का प्रशंसक है। एडमायरर का मतलब प्रशंसक। तो जो व्यक्ति एडमायरर है, प्रशंसक है, और किसका? आर्ट का, जैसे पेंटिंग इत्यादि। तो अगर कोई व्यक्ति प्रशंसक है, इंग्लिश में कहते हैं एडमायरर, किसका? आर्ट का, जैसे पेंटिंग का, तो उसको हिंदी में कहेंगे कला प्रेमी है, वो कला का प्रेमी है। और इंग्लिश में वर्ड है डिलैटेंटे, इंग्लिश में वर्ड है डिलैटेंटे, इंग्लिश में वर्ड है डिलैटेंटे। तो अगर कोई व्यक्ति कला प्रेमी है, तो उसके लिए वन वर्ड है डिलैटेंटे, DILETTANT, DILETTANT। तो डिलैटेंटी का मतलब है कला प्रेमी, जिस व्यक्ति को प्रशंसक है पेंटिंग इत्यादि का, एडमायरर ऑफ आर्ट। आगे चलते हैं। मेडिसिन टू काउंटरएक्ट पॉइजन। देखिए, कुछ दवाएं होती हैं वो आपको ठीक कर देती हैं। जैसे आपको बुखार हो गया तो आपको ठीक कर दिया, आपको बदन दर्द है तो दवा ली, ठीक हो गया, उसको पेन किलर कहते हैं। तो तरह तरह की दवाइयाँ, औषधि हैं बाजार में। कुछ औषधि आपको बुखार से ठीक कर देती हैं, कुछ औषधि आपको वायरस से ठीक कर देती है। लेकिन जो औषधि आपको विष से बचाती है, यानी विष कैसे होता है? सांप काट गया, बिच्छू काट गया इत्यादि। तो अगर किसी को स्नेक बाइट हो, स्कॉर्पियन बाइट हो, तो सांप और बिच्छू में विष होता है। तो जो दवाई हमको विष से यानी पॉइजन से रेमेडी देती है, जो औषधि हमको पॉइजन यानी विष से हमको छुटकारा देती है, उस दवाई या औषधि को हम कहते हैं विषधर। अगर हम कहते हैं विषहर, तो हम कह रहे हैं कि
कोई पॉइजन, जैसे सांप काट गया, बिच्छू काट गया, जहर है, तो जहर को जो रेमेडी देता है, जहर से हमको जो छुटकारा पाता है, तो उस औषधि या दवाई को विषहर कहते हैं। और अंग्रेजी में वन वर्ड है एंटीडोट। अंग्रेजी में वर्ड है एंटीडोट। तो अगर मैं कहता हूं एंटीडोट, ANTIDOT, इसका मतलब है काउंटरएक्ट पॉइजन, यानी विषहर, यानी अ मेडिसिन टू काउंटरएक्ट पॉइजन। तो इस तरह से हमने समझा कि जो हमको विष या पॉइजन का हरता है उसको विषहर कहते हैं। उसका वन वर्ड है एंटीडोट। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। देखिए, कई ऐसे ऑफिस होते हैं जहां काम नहीं होता, लेकिन वो जो ऑफिस वाले होते हैं, अफसर होते हैं, उनको बहुत उच्च मानदेय रेम्यूनरेशन देते हैं। तो एक ऐसा ऑफिस जहां काम तो नहीं है लेकिन बहुत हाई पे देता है। अगर कोई ऐसा ऑफिस है जहां पर काम तो नहीं है बट वो बहुत हाई पे देता है, मतलब मेहनताना बहुत हाई देता है, तो उसके लिए हिंदी शब्द है सेवा शून्य वैतनिक। उसके लिए हिंदी शब्द है सेवा शून्य वैतनिक। तो अगर सेवा शून्य है और वेतन बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं इंग्लिश में अ ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे। ऑफिस वेयर देयर इज नो वर्क बट हाई पे, हिंदी में सेवा शून्य वैतनिक, सेवा शून्य वैतनिक। और इंग्लिश में साइनिक्योर, इंग्लिश में साइनिक्योर। तो साइनिक्योर की स्पेलिंग है SINECURE, SINECURE। तो साइनिक्योर इज अ वन वर्ड विच मीन्स एन ऑफिस वेयर देयर इज नो वर्क बट इट पेज हाई टू द एम्प्लॉइज, यानी सेवा शून्य वैतनिक। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, जहां पर सरकार नौकरशाही के द्वारा चलती है। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, जहां सरकार नौकरशाही के द्वारा चलती है। तो जहां पर सरकार नौकरशाही के द्वारा चलती है, यानी ऑफिशियल्स के बल पर गवर्नेंस होता है। गवर्नेंस इज डन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, देन वी स्पीक government by officials in a state. So if there is governance by officials in a state, हिंदी में नौकरशाही, अंग्रेजी में bureaucracy, अंग्रेजी में bureaucracy. So bureaucracy is a one word which means a government which is run by officials in a state, हिंदी में नौकरशाही। तो अगर मेरे को वन वर्ड यूज करना है, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी, तो दैट इज वन वर्ड फॉर अ गवर्नमेंट विच इज एडमिनिस्टर्ड और रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट, हिंदी में नौकरशाही। अगर हम पुराने जमाने के फोर्ट यानी किला, हम अगर पुराने जमाने के किला यानी फोर्ट या कोई ऐसा इमारत जो पुराने जमाने की साहित्यिक है उसकी स्टडी करते हैं, अगर हम कोई फोर्ट की स्टडी करते हैं, अगर कोई हम ऐतिहासिक बिल्डिंग की स्टडी करते हैं जो ऐतिहासिक महत्व का है, तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स। अगर हम स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स करते हैं, यानी प्राचीन कोई किला है उसकी स्टडी करते हैं, या प्राचीन कोई इमारत है उसकी स्टडी करते हैं, सो स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, प्राचीन किले इत्यादि इनकी स्टडी करना, इसको कहते हैं पुरातत्व विज्ञान।
इसको कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। तो इसके लिए वन वर्ड है आर्कियोलॉजी, इसके लिए वन वर्ड है आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ what ancient things. Archaeology is a study of ancient things. अगर हम पुरातत्व चीजें जैसे किला, इस तरह की कोई पुरानी बिल्डिंग्स की, किले की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, ऐसे पुरातत्व विज्ञान, ऐसे पुरातत्व विज्ञान के लिए वन वर्ड है आर्कियोलॉजी। So archaeology is a study of ancient forts, historical buildings, हिंदी में पुरातत्व विज्ञान। The spelling of the word is ARCHAEOLOGY. So archaeology is a one word which is a study of ancient forts, ancient things, etc. पुरातत्व विज्ञान। वन वर्ड इज आर्कियोलॉजी। A small shop which sells fashionable clothes. A small shop which sells fashionable clothes. अगर कोई फैशन के जगत के अनुरूप कपड़े बेचने वाली छोटी दुकान, अगर कोई फैशन जगत के अनुरूप बेचने वाले कपड़ों की छोटी दुकान, अगर कोई छोटी दुकान है और फैशन जगत के कपड़े बेचती है, मतलब जो युवाओं को अच्छे लगते हैं, जो लोग बहुत ही पसंद करते हैं, वो फैशनेबल क्लोथ्स होते हैं। तो जो कपड़े बहुत डिमांड में होते हैं, लोग पसंद से खरीदते हैं, खूब खरीदते हैं, युवाओं को आकर्षित करते हैं, वो फैशन में होते हैं। तो ऐसे दुकान, स्मॉल शॉप, जो फैशन रिलेटेड गुड्स को बेचती है, स्मॉल शॉप विच सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, ऐसे कपड़ों को बेचने की छोटी दुकान जो युवाओं को आकर्षित करती है, कपड़े जो आम व्यक्ति को आकर्षित करती है और लोग खूब खरीदते हैं। तो ऐसी छोटी दुकान जो फैशनेबल क्लोथ्स को बेचती है, उसके लिए वन वर्ड है बुटीक। उसके लिए वन वर्ड है बुटीक। सो बुटीक इज अ स्मॉल शॉप विच सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स। बुटीक इज अ स्मॉल शॉप which sells fashionable clothes. Spelling is B-O-U-T-I-Q-U-E. B-O-U-T-I-Q-U-E. आगे चलते। Soldiers on big guns mounted on wheels. Soldiers on big guns mounted on wheels. अगर सैनिक बड़ी तोप, बिग गन्स, जो पहिए पर हैं, उन पर सवार होते हैं। अगर सैनिक बड़ी बड़ी बंदूकें जिसके नीचे पहिए होते हैं उनको चलाने के लिए, अगर सैनिक बड़े बड़े तोप पर बैठती है जिनके पर नीचे पहिए होते हैं उनको खिसकाने के लिए। सो सोल्जर्स ऑन बिग गन्स, तोप, माउंटेड ऑन व्हील्स, जिनके नीचे पहिए होते हैं। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स, बड़ी बड़ी तोप, माउंटेड ऑन व्हील्स, जिनके नीचे पहिए होते हैं। हिंदी में कहते हैं तोप खाना, हिंदी में कहते हैं तोप खाना। तो ऐसी जो होता है बड़ी बड़ी तोप, जिसमें सैनिक बैठकर अपने शत्रु को आक्रमण करते हैं, और ऐसी बड़ी तोपों के नीचे पहिए होते हैं, व्हील्स होती हैं। सो सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, हिंदी में तोपखाना, अंग्रेजी में आर्टिलरी, अंग्रेजी में आर्टिलरी। सो आर्टिलरी, द स्पेलिंग इज ARTILLERY।
Artillery is a one word which means soldiers on big guns mounted on wheels. हिंदी में तोपखाना. Artillery is a one word which means soldiers mounted on big guns which has wheels. हिंदी में तोपखाना, इंग्लिश में वन वर्ड आर्टिलरी. आगे चलते. Specialist in mental disturbances. Specialist in mental disturbance. देखिए, मेंटल डिस्टर्बेंस से हम क्या समझते हैं? मनोरोग. अगर किसी को मानसिक परेशानी है, मेंटल रोग है. अगर किसी को मानसिक परेशानी है तो हम कहते हैं मेंटल डिस्टर्बेंस. अगर किसी को मानसिक रूप से दिमागी तौर पर परेशानी है तो हम कहते हैं मेंटल डिस्टर्बेंस. सो अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल डिस्टर्बेंस यानी कोई विशेषज्ञ है किसमें? मनोरोग की बीमारी में. अगर कोई स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ है किसमें? मेंटल डिस्टर्बेंस में, यानी दिमाग की जो विकार होते हैं उनमें, यानी मनोरोग में. सो अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल डिस्टर्बेंस, अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन मेंटल डिस्टर्बेंस. मेंटल डिस्टर्बेंस का मतलब मनोरोग. मेंटल डिस्टर्बेंस का मतलब मनोरोग. तो जो व्यक्ति मनोरोग है, जिसको, जो व्यक्ति को कोई मानसिक दिक्कत है, ऐसे विशेषज्ञ जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस के पेशेंट्स को डील करता है, उसको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट. उसको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट. सो साइकियाट्रिस्ट इज अ वन वर्ड विच मीन्स अ स्पेशलिस्ट इन mental disturbance. Psychiatrist is a one word which means a specialist in mental disturbance. यानी मनोरोग विशेषज्ञ, यानी मनोरोग विशेषज्ञ. Spelling is PSYCHIATRIST. The spelling is PSYCHIATRIST. So, मनोरोग विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट इन मेंटल डिस्टर्बेंस और मेंटल प्रॉब्लम्स इज साइकियाट्रिस्ट. आगे चलते. स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की हम अगर पढ़ाई करते हैं, अगर हम जनसंख्या की पढ़ाई करते हैं, जनसंख्या मतलब कितने जवान हैं, उसमें कितने मध्य आयु के हैं, कितने उसमें वयस्क हैं, कितने उसमें बच्चे हैं. स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की पढ़ाई करना. अगर आप जनसंख्या यानी कितने जवान हैं, कितने वयस्क हैं, कितने उसमें लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, कितनी औरतें, कितने मर्द हैं, ऐसे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की कोई स्टडी करना, पॉपुलेशन की कोई स्टडी करना, उसके लिए इंग्लिश वर्ड है डेमोग्राफी. उसके लिए इंग्लिश वर्ड है डेमोग्राफी. सो डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. ऐसी पढ़ाई जिसमें हम जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि कितने उसमें युवा हैं, कितने उसमें बुजुर्ग हैं, कितने मध्य आयु के हैं, कितने पुल्लिंग स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं. इसको कहते हैं अंग्रेजी में डेमोग्राफी. इसके लिए वन वर्ड है डेमोग्राफी. DEMOGRAPHY. DEMOGRAPHY. So demography is a one word which means study of population. जनसंख्या की पढ़ाई करना. Study of population. जनसंख्या की पढ़ाई करना. One word is demography. आगे चलते हैं.
सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब कोई सुधार करना, रिफॉर्म का मतलब कोई सुधार करना। तो अगर हम जो सिस्टम है उसमें सुधार करते हैं यानी उसको रिफॉर्म करते हैं। हम कोई सिस्टम है, सरकार चल रही है, उसमें कोई सुधार करते हैं यानी रिफॉर्म करते हैं। तो अगर आप कोई सुधार करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, तो हम उसको कहते हैं अ सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू रिफॉर्म। जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं सुधार करने के लिए, अगर हम कोई प्रक्रिया अपनाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए, तो अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू रिफॉर्म। इंग्लिश में वन वर्ड है रिफॉर्मिज्म। इंग्लिश में वन वर्ड है रिफॉर्मिज्म। अगर हम रिफॉर्मिज्म कहते हैं तो हमारा मतलब है सुधारवादक। अगर हम कहते हैं रिफॉर्मर तो हम कहते हैं सुधारवाद। तो अगर हम वन वर्ड कहते हैं रिफॉर्मिज्म, इसका मतलब होता है सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू रिफॉर्म। सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू रिफॉर्म यानी सुधार करना, यानी कोई प्रक्रिया में सुधार करना, सुधारवाद। वन वर्ड इज रिफॉर्मिज्म, REFORMISM, रिफॉर्मिज्म। आगे चलते हैं। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स। अगर आप किसी के लेखनी से चुरा के अपने नाम से छपवा देते हैं, अगर आप किसी की लेखनी से कुछ, उसकी लेखनी को चुरा कर अपने नाम से छपवा देते हैं, तो ये क्या हुई? साहित्यिक चोरी हुई। ये क्या हुई? साहित्यिक चोरी हुई। तो अगर आप साहित्य की चोरी करते हैं, किसी के द्वारा लिखित कोई किताब या उपन्यास को उठा के अपने नाम से छपवा देते हैं, आप साहित्यिक चोरी में लिप्त हैं, आप लिटरेरी थेफ्ट करते हैं। आप साहित्यिक चोरी करते हैं, आप लिटरेरी थेफ्ट करते हैं। तो अगर आप लिटरेरी थेफ्ट करते हैं, कोई किसी की लेखनी, नॉवल या किताब में से कोई चीज़ अगर आप उठा लेते हैं और कुछ चीज़ अपने नाम से छपा देते हैं, हिंदी में कहते हैं कि साहित्यिक चोरी, अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेरी थेफ्ट। सो वन वर्ड फॉर लिटरेरी थेफ्ट यानी साहित्यिक चोरी इज प्लेग्यारिज्म। प्लेग्यारिज्म इज PLAGIARISM, PLAGIARISM. So plagiarism is a literary theft, साहित्यिक चोरी। तो अगर आप किसी की अपने नाम से कोई चीज़ चोरी करके साहित्य की अपने नाम से छपा देते हैं, उसको हम कहते हैं लिटरेरी थेफ्ट। वन वर्ड इज प्लेग्यारिज्म। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। अगर दो व्यक्तियों में आपस में नहीं बनती, अगर दो व्यक्तियों में आपस में घृणा है, अगर दो व्यक्तियों में आपस में मेल मिलाप नहीं है, अगर दो व्यक्तियों में आपस में घृणा है, तो हम कहते हैं डिसलाइक है। तो इफ देयर इज एग्जिस्ट अ डिसलाइक बिटवीन टू पीपल, अगर दो व्यक्तियों में आपस में घृणा है, इफ देयर इज अ डिसलाइक बिटवीन टू पीपल, अगर दो व्यक्तियों में घृणा है, तो उसके लिए वर्ड है एंटीपैथी। उसके लिए वन वर्ड है एंटीपैथी। सो एंटीपैथी इज अ वन वर्ड विच मीन्स स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्तियों में घृणा। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों में घृणा। तो जब हम दो व्यक्तियों में घृणा की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, द वन वर्ड इज एंटीपैथी। The one word is antipathy. The spelling is ANTIPATHY. ANTIPATHY. Antipathy is a one word which means dislike
और घृणा दो व्यक्तियों के बीच में, बिटवीन टू पर्सन्स। नेक्स्ट, साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स। अगर आप अपने कोई तारीख के क्रम में चलते हैं कि 15 अक्टूबर को ये करेंगे, 16 अक्टूबर को ये करेंगे, 20 अक्टूबर को ये करेंगे, 25 अक्टूबर को ये करेंगे, 1 नवंबर को ये करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं डेट्स। आप तारीखों को तय करके अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। आप तारीख को तय करके, फिक्स करके अपना प्रोग्राम को शेड्यूल कर रहे हैं। सो फिक्सिंग ऑफ डेट्स, अगर आप समय की अनुसार चलते हैं, डेट्स को फिक्स करते हुए चलते हैं, दैट साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स को हिंदी में कहते हैं कालक्रम विज्ञान। काल के क्रम में हम कुछ करते हैं, हम काल के क्रम में करते हैं, हम तारीख के क्रम में करते हैं। अगर हम काल के क्रम में कुछ करते हैं, अगर हम काल के क्रम में कुछ करते हैं, डेट्स के अनुरूप हम कुछ चीज फिक्स करके करते हैं, तो उसके लिए वर्ड है क्रोनोलॉजी। उसके लिए वर्ड वन है क्रोनोलॉजी। उसके लिए वन वर्ड है क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी इज अ वन वर्ड विच मीन्स फिक्सिंग डेट्स। अगर आप कोई काल क्रम में करते हैं, आप काल के क्रम में कोई कार्य करते हैं, तो उस विज्ञान को हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। उस विज्ञान को हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी इज अ साइंस ऑफ फिक्सिंग डेट्स। काल क्रम, जो काल के क्रम में कुछ करना, उसकी विज्ञान। कुछ काल के क्रम में कुछ करना, उसकी विज्ञान। साइंस ऑफ मैनकाइंड, मानवता। साइंस ऑफ मैनकाइंड, मानवता। साइंस ऑफ मैनकाइंड यानी मानवता। अगर हम मानवता के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं, अगर हम मानवता को डिटेल में विस्तृत तौर पर हम उसका अध्ययन करते हैं कि हमारी मानवता के क्या क्या उसका रूप हैं, क्या समाज है, क्या अलग अलग वेशभूषा है, क्या अलग अलग भाषाएं हैं, तो अगर हम मानव की अलग अलग पहलुओं का स्टडी करते हैं, तो उसको हिंदी में कहते हैं मानव शास्त्र। उसको हिंदी में कहते हैं मानव शास्त्र। सो स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड यानी मानव शास्त्र के लिए वन वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। वन वर्ड इज एंथ्रोपोलॉजी। सो स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज ANTHROPOLOGY, ANTHROPOLOGY. So anthropology means a study of mankind. अगर आप मानवता का पर कोई अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ मैनकाइंड करते हैं, तो उसके लिए है वन वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। उसके लिए वन वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। साइंस ऑफ हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। देखिए, अगर हम देखते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं उनकी कोई आदतें हैं, किसके अनुरूप, अपने जो आसपास की परिस्थिति है उसके अनुरूप। अगर कोई जीवित प्राणी है, पक्षी, पशु इत्यादि, मानव, वो उनकी कुछ आदतें हैं अपने किसके अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप। तो परिस्थिति के अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, अगर परिस्थिति के अनुरूप, अगर परिस्थिति के अनुरूप अगर कोई जीवित व्यक्ति की कुछ आदत है,
तो अगर पशु, पक्षी, मानव, इनकी कुछ आदत है, किसके अनुरूप, परिस्थिति के अनुरूप, तो हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइंस ऑफ हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। साइंस ऑफ हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स in relation to the environment. Science of habits of living things in relation to the environment. यानी पशु, पक्षी, मानव जो लिविंग थिंग्स हैं, उनकी कुछ आदत अपने परिस्थिति के अनुसार होती है, तो उसके लिए वन वर्ड है इकोलॉजी। उसके लिए वन वर्ड है इकोलॉजी। So ecology is a one word which is science of habits of living things in relation to environment. यानी जीवित प्राणियों, पक्षी, पशु, मानव, उनकी जो आदतें हैं किसके अनुरूप, जो उनकी परिस्थिति के अनुरूप। तो इसको हिंदी में कहते हैं परिस्थिति विज्ञान। इसको हिंदी में कहते हैं परिस्थिति विज्ञान, और अंग्रेजी में वन वर्ड है इकोलॉजी। अंग्रेजी में इसका वन वर्ड है इकोलॉजी। अगला जो है स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज। स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज। इफ यू यूज स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज, हिंदी में अपमानजनक भाषा, हिंदी में अपमानजनक भाषा। तो अगर आप अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्रोब्रियम। अगर आप अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑप्रोब्रियम। तो अगर हम कोई स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यूज करते हैं, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है अपमानजनक, किसी को अपमान करना, किसी की भर्त्सना करना। तो अगर आप अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर आप किसी के प्रति अनादर करते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज। आप क्या करते हैं? स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज यूज करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अपमानजनक भाषा। इसको हिंदी में कहते हैं अपमानजनक भाषा। तो आप किसी के विरुद्ध कुछ गलत टिप्पणी करते हैं, अपमानजनक बात करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज। सो अगर आप ये भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी में कहते अपमानजनक भाषा कह रहे हैं, तो इसके लिए वन वर्ड है ऑप्रोब्रियम। इसके लिए वन वर्ड है ऑप्रोब्रियम। OPPROBRIUM। OPPROBRIUM। तो opprobrium is a scornful and contemptuous language। किसी के बारे में अपमानजनक निंदा या इस तरह की भर्त्सना करने की भाषा का प्रयोग करना, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिससे किसी व्यक्ति का अनादर हो, उसका अपमान हो, उसके लिए वन वर्ड है ऑप्रोब्रियम। सो व्हेन वी यूज वन वर्ड ऑप्रोब्रियम, वी आर ट्राइंग टू स्पीक स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज, हिंदी में अपमानजनक भाषा। So friends, we are trying to understand how group of words can be replaced by equal meaning and single entity word, and that is one word substitution. Thank you. We will continue this one word substitution in the next class.